बच्चों, आज थिएटर ग्रुप्स का प्रीवियस ईयर में पहला क्लास है। आज के बाद प्रतिदिन आपको मैं 10 क्वेश्चंस कराऊंगा जो एकदम बेसिक लेवल का ट्रेड्स है। यह आपको जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कुछ ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो कभी कदा पूछे जाते हैं, तो उसके पीछे दीवाने नहीं होइए। जो अक्सर पूछे जाते हैं ना, उसको देखिए ताकि आपको रैंकिंग कर सके। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एयर फिल्टर का कार्य। देखिए यह फिल्टर है और ये भी आपका फिल्टर है। ये छोटे वाहनों में होते हैं, बड़े वाहनों में होते हैं। फिल्टर का काम क्या है जानना होगा ना। फिल्टर मीन्स छानना। फिल्टर का हिंदी क्या होता है? छानना या छानने वाला, है ना। तो फिल्टर पेपर का ही बना होता है, वायर का ही बना होता है। ये हम लोग आगे क्लास में करेंगे कि कहाँ यूज करेंगे पेपर वाला, कहाँ यूज करेंगे हम लोग वायर वाला। फिलहाल ये जानना है कोई भी फिल्टर की बात हो तो फिल्टर का काम है छानना। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है एयर फिल्टर, तो एयर फिल्टर का मतलब हवा छानने वाला। जिस प्रकार से हमारे बॉडी को एकदम स्वच्छ हवा चाहिए, उसी प्रकार से व्हीकल को भी, गाड़ियों को भी, इंजनों को भी स्वच्छ हवा चाहिए, डस्ट लेस चाहिए, धूलकण नहीं होनी चाहिए उसमें। तो जो वायुमंडल में वायु है, एयर है, उसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धि होती है। तो उसको शुद्ध करने के लिए ही, वायु से डस्ट पार्टिकल्स को निकालने के लिए ही एयर फिल्टर का प्रयोग करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, एयर फिल्टर में लुब्रिकेंट का भी प्रयोग होता है। एयर फिल्टर में लुब्रिकेंट का भी प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग को यह जानना होगा कि एयर फिल्टर में लुब्रिकेंट का प्रयोग क्यों होता है। एयर फिल्टर में लुब्रिकेंट का प्रयोग क्यों होता है? देखिए ये जो फिगर बना है, इसमें यहाँ से हवा इन करेगा और यहाँ से हवा क्या करेगा? आउट करेगा। फिर किसके लिए? इंजन के लिए। किसके लिए? इंजन के लिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें लुब्रिकेंट भरा हुआ रहता है। लुब्रिकेंट का मतलब हो गया आयल, चाहे मोबिल वगैरह है, तेल वगैरह। तो ये जरा हुआ हो या नया हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ती है। बच गए, इसमें जरा हो डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाथ वाथ इंजन को इफेक्ट डालता है हल्का फुल्का। तो जुगाड़ू इंजन में तो लोग इसको तेल डालते भी नहीं है, और डाला भी तो जरा हुआ मोबिल डाल देता है बिल्कुल। खैर जानो इसके पीछे रीजन कि इसमें आयल या लुब्रिकेंट क्यों भरते हैं हम लोग। देखिए आप अगर अपने पैर में तेल लगा कर करके और रोड पर निकलिए, बाहर निकलिए, तो आप कुछ देर बाद देखिएगा कि आपके पैर में पूरा धूलकण चिपक गया है। यानी तेल जो है डस्ट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर लेता है, चिपका लेता है। इसीलिए हम लोग यहाँ लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, ताकि यहाँ से हवा के साथ साथ जो भी डस्ट पार्टिकल इसमें आवे, तो डस्ट पार्टिकल ऑब्जर्व हो जाए और शुद्ध हवा यहाँ फिल्टर के माध्यम से इंजन में प्रवेश कर जाए। क्लियर हो गया? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि फिल्टर में आयल या लुब्रिकेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा, आप आंसर मारिएगा, डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आर्द्रता नापने वाला यंत्र। आर्द्रता नापने वाला यंत्र कौन कौन सा ऐसा यंत्र है जो आर्द्रता मापती है ना। देखिए बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है बाबू, यह नापता है एयर प्रेशर, या इसको बोलिएगा वायु दाब। क्या नापता है? वायु दाब या एयर प्रेशर कहिए। सिलिंज माइक्रोमीटर, यस, यह नापती है आर्द्रता। क्या नापती है? आर्द्रता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं इसको? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं। और एनोमीटर से हम लोग वेग का ये नापते हैं, वेग होता है, वेग की गति या डायरेक्शन नाप सकते हो। थर्मामीटर से ताप नापते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में आ रहा है कि आर्द्रता नापने के लिए, आर्द्रता के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी करेंगे। देखिए यह जो है पुराने ज़माने का सिलिंज है और यह डिजिटल सिलिंज हो गया। क्लियर हो गया बाबू? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विश्राम हेतु आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए
आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। देखिए एकरा में जो है ना एकदम बिल्कुल मौसम शुष्क हो जाएगा। अगर आर्द्रता 35% से 40% के बीच में है तो आपका त्वचा जो है फटने लगेगा। जैसे जाड़ा में त्वचा फटता है ना, तो कैसे चेहरा लगाते हो, बोरो प्लस या बोरलिंग वगैरह जो भी लगाते हैं आप, ये तेल लगाते हैं, बस वैसा होने लगेगा। और 40 से 45% में ये भी ठीक ठाक है, साधारण रहेगा। और देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल कह सकते हो इसको, है ना। और 45 से जो 50% है एकदम बिल्कुल गुड है, बढ़िया है। और 50 से 60% जो हाई है ये बहुत ज़्यादा है, इसमें रिस्क है, मतलब कहेंगे नॉट गुड, नॉट गुड, अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न में किस प्रशीतक का प्रयोग बर्फ प्लांट में किया जाता है। बर्फ प्लांट, जहाँ पर बर्फ का निर्माण होती है, कोल्ड स्टोरेज। देखिए कोल्ड स्टोरेज जो है, कुछ कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर सब्जियाँ फल वगैरह को रखे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी कोल्ड स्टोरेज होते हैं जो बर्फ़ का केवल निर्माण करता है। तो जहाँ बर्फ़ का निर्माण करता है, भले हम लोग कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज नहीं है, समझ गया, बल्कि उसका एक बर्फ़ निर्माण का एक फैक्ट्री है वो। कार्बन डाइऑक्साइड का तो प्रयोग कभी होगा नहीं प्रशीतक के रूप में, मिथाइल का भी नहीं होगा, पानी का भी नहीं होगा, सिर्फ किसका होता है, अमोनिया का होता है। याद रखिएगा प्रशीतक के रूप में हम लोग केवल अमोनिया का प्रयोग करते हैं, यदा कदा नाइट्रोजन गैस का ही प्रयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जल किस तापमान पर जमना शुरू हो जाता है। मतलब जल का फ्रीजिंग किस टेम्परेचर पर होता है। देखिए बाबू, जल का फ्रीजिंग होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, या हो सकता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या हो सकता है 273 केल्विन पर, या हो सकता है 0 डिग्री र्यूमर पर, या हो सकता है 492 डिग्री रैंकिन पर। यह जो पूरे वो चार्ट दिए, यह आपका पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, पानी का हिमांक है। इस टेम्परेचर पर पानी जम जाएगा। सेल्सियस पैमाने पर पानी 0 पर ही जम जाता है। जैसे ये पैमाना अलग अलग है। एक उदाहरण आपको समझाना चाहते हैं कि किसी बांस को नापना है लंबाई को, तो फीट से नापिएगा तो मान लो कि 6 फीट है, ठीक है। तो मीटर में 6 मीटर नहीं होगा, मीटर में 2 मीटर होगा लगभग में, समझ गए। ठीक उसी प्रकार से सेल्सियस में नापेंगे हम लोग, समझ गया, सेल्सियस में नापेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट में 32 होगा, केल्विन पर 273 होगा, र्यूमर में 0 होगा, और रैंकिन में 492 होगा। अगर पानी क्वथनांक की बात कर लें तो सेल्सियस पर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ हो जाएगा आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 373 केल्विन हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 80 डिग्री र्यूमर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 672 डिग्री रैंकिन हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, केल्विन में जो है केल्विन में कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं करिएगा, केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस चार्ट के अनुसार हमारा क्वेश्चन नंबर के आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। -4 डिग्री सेल्सियस का कोई संबंध नहीं है, बल्कि अगर 4 होता तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है, तो घनत्व जो होगा, डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और बात करें आयतन की, कि पानी की आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो वह वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है। क्लियर हो गया। पिस्टन का स्ट्रोक निम्नलिखित में से कौन कहलाता है। देखिए स्ट्रोक किसे कहते हैं। देखिए ये आपका जो वाइट वाइट देख रहे हैं, ये आपका ये वाला भाग पूरा, यही आपका स्ट्रोक की लंबाई है, जिसको लाइनर बोलते हैं। लाइनर बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा, टेक्निकल भाषा में ये लाइनर है। और इसी लाइनर के अंदर मतलब उजला वाला कोई ठोस पदार्थ नहीं है, लोग खाली जगह बिल्कुल है। इसी में ये वाला पिस्टन जो है ऊपर नीचे होते रहता है, समझ गए। तो जैसे मान लो कि ये हमारा बोर है, इस प्रकार से यहाँ तक बोर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होता है
इसको कहते हैं द लेंथ ऑफ स्ट्रोक। लेंथ ऑफ स्ट्रोक मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक की जो लंबाई हुआ, जितना जगह पर या लंबाई तक पिस्टन ऊपर नीचे होता है, उसी लंबाई को हम लोग स्ट्रोक की लंबाई कहते हैं। स्ट्रोक की लंबाई कहते हैं। देखिए इसमें स्ट्रोक की लंबाई यहाँ से लेकर करके यहाँ तक हो जाएगा, लगभग यहाँ तक पहुँचेगा। ये स्ट्रोक की लंबाई हो गया, ये स्ट्रोक की लंबाई हो गया। क्लियर हो गया। देखिए स्ट्रोक की लंबाई हो गया। अब एक बात और समझते हैं कि पिस्टन इस बिंदु से ऊपर नहीं जाती है। किसी भी इंजन का जो पिस्टन होता है इस बिंदु से ऊपर नहीं जाती है और न ही इस बिंदु से नीचे आती है। तो ऊपर वाले बिंदु को बोलेंगे TDC, टॉप डेड सेंटर, और नीचे वाले बिंदु को बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। नीचे वाले बिंदु को क्या बोलेंगे बाबू? बॉटम डेड सेंटर, TDC BDC। TDC ऊपर होता है, सबसे टॉप पॉइंट है, BDC सबसे बॉटम पॉइंट है, सबसे नीचे का पॉइंट है। तो TDC और BDC के बीच जो लंबाई हुआ इसको हम लोग स्ट्रोक की लंबाई कहते हैं। याद रखिएगा, TDC और BDC के बीच जो लंबाई हुआ इसको हम लोग स्ट्रोक की लंबाई कहते हैं। और इसमें जो ऊपर नीचे करने का जो प्रक्रिया हुआ, पिस्टन को ऊपर नीचे करने की जो प्रक्रिया हुआ, इस प्रकार से ऐसे कर रहा है, ऊपर नीचे करेगा ना, ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से जो पिस्टन ऊपर नीचे करेगा TDC BDC के बीच, उसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। तो पिस्टन को ऊपर नीचे होना स्ट्रोक कहलाएगा और TDC BDC के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको स्ट्रोक का लंबाई कहेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रोक का आंसर कौन होगा। TDC से BDC तक का दूरी, BDC से TDC तक का दूरी। देखिए यह तो एक्चुअली में दोनों की है। जैसे मान लो कि आप जो है से पटना से दिल्ली जा रहे हो, तो कोई पूछे कि पटना से दिल्ली की दूरी क्या है, तो जो पटना से दिल्ली की दूरी होगी वही दूरी होगी दिल्ली से पटना की। तो TDC से BDC कहे या BDC से TDC कहे, दोनों एक है, तो आंसर कहेंगे हम लोग C। आंसर क्या कहेंगे कि C हो जाएगा। क्लियर हो गया अब? सिलेंडर का अंदरूनी व्यास क्या कहलाएगा? देखिए यही सिलेंडर है जिसको हम लाइनर कहे थे। तो ये जो डायमीटर है, गोल देख रहे हो ना, ये तो जो डायमीटर बना यहाँ से यहाँ तक का है ना, इसी डायमीटर को, इसी व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बाबू? बोर कहते हैं। देखिए क्या यहाँ बोर है, देख रहे हैं ना, बोर हो गया। तो आंसर क्या बनेगा? सिलेंडर का अंदरूनी व्यास को क्या कहते हैं? तो बोर कहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बल्ब टाइमिंग क्या कहलाता है? बल्ब टाइमिंग क्या कहलाता है? देखिए प्रत्येक इंजन में एक सिलेंडर पर 2 बल्ब होता है। एक सिलेंडर पर 2 बल्ब होते हैं, याद रखिएगा। एक सिलेंडर पर बल्ब कितने होते हैं बाबू? बल्ब 2 होते हैं। एक को बोलते हैं इनलेट बल्ब। क्या बोलते हैं हम लोग? एक को बोलते हैं इनलेट बल्ब और दूसरा को बोलते हैं आउटलेट बल्ब। इन का मतलब जो है यह एयर को अंदर करावेगा और आउट का मतलब जला हुआ गैस को बाहर करेगा। तो बल्ब 2 प्रकार के होता है, इनलेट बल्ब और आउटलेट बल्ब होता है। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पर इस फिगर में देखिए, यहाँ से इन कराया गया है, देख रहे हैं ना, इस रास्ते से पाइप से हवा इन का डायरेक्शन दिया गया है, मतलब यह जो है इनलेट बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनलेट बल्ब हो जाएगा। देखिए जब लास्ट प्रक्रिया जो हुआ एग्जॉस्टिंग में, यहाँ से हवा को निकलते हुए दिखाया जा रहा है, मतलब ये जो बल्ब हुआ यह आपका आउटलेट बल्ब हो गया। तो इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर हवा का जो प्रवेश होता है वो इनलेट बल्ब से होता है, और जो गैस जल गया वो जलने के बाद किससे बाहर निकलती है? आउटलेट से बाहर निकलती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसका एक खुलने का समय होना चाहिए। अगर यह उल्टा पलटा समय पर खुल जाए, जैसे मान लो कि पिस्टन को अब नीचे आने की बारी है, ऐसे पिस्टन को नीचे आने की बारी है या टाइमिंग है और दोनों बल्ब बंद रह जाएगा, तो पिस्टन नहीं आएगा, बीच में कंप्रेसर बना लेगा। समझ गया? तो पिस्टन भी आएगा नहीं नीचे, चक्का घूमेगा ही नहीं। तो नीचे आते समय इनलेट बल्ब को खुलना चाहिए, तब तो हवा खींचेगा। दूसरी बात, जब ऊपर जाने के बारी आए
तो ऊपर जाने के बाद पिस्टन की हवा को निकालना नहीं चाहिए फर्स्ट दौरान में। अगर मान लो पिस्टन ऊपर जाने लगा और हवा आउटलेट से बाहर निकल जाए इस पाइप से, तो उस कंडीशन में कंप्रेसर नहीं बनेगा, हवा दबेगी नहीं। तो हवा दबेगी नहीं तो फायर कैसे होगा? इंजन के अंदर फायर कैसे होता है? पिस्टन जब ऊपर जाने लगती है हवा खींचने के बाद, देखिए फर्स्ट स्टेज में हवा खींच लिया, सेकेंड स्टेज जो होता है कंप्रेशन एज, इसमें दोनों वाल्व बंद हो जाएगा। अब पिस्टन ऊपर की ओर चलता है, टीडीसी की ओर चलती है। देखिए यहाँ सेकंड में पिस्टन कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, समझ गए बाबू? तो ये हवा निकलेगी नहीं, चूंकि वाल्व दोनों बंद रहेगा तो ये हवा बहुत, इस पर प्रेशर हाई हो जाएगा। प्रेशर हाई होने की वजह से इस पर जो है से 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर उत्पन्न हो जाती है। तो जब 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्पन्न हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हवा बहुत गर्म हो जाएगी। और उसी बीच में जैसी पिस्टन ऊपर पहुंचा, एकदम चाप करके हवा को छोटा बना दिया, एकदम बहुत कम वॉल्यूम में बना दिया, तो टेम्परेचर हाई हुआ। और जैसी टेम्परेचर हाई हुआ तो ऊपर से नोजल जो है तेल छोड़ दिया, ज्वलनशील पदार्थ ईंधन छोड़ दिया, फ्यूज छोड़ दिया, तो और आग लग गया पक्ष, पूरा विस्फोट होगा। क्योंकि टेम्परेचर हाई, ऊपर से डाल दिया फ्यूज, तो विस्फोट हुआ। तो विस्फोट होगा तो हवा फैलने का प्रयास करेगा, तो जब हवा फैलेगा तो पिस्टन कहाँ भागेगा? नीचे। अभी तक वाल्व बंद रहेगा। देखो इस कंडीशन में कंप्रेसर में भी वाल्व बंद रहेगा, और पावर के समय जब फायरिंग होगा उस समय भी वाल्व क्या रहेगा? बंद ही होना चाहिए। नहीं तो फायरिंग हुआ अब वाल्व तुरंत खुल जाएगा ना, तो पिस्टन नीचे नहीं आने के बजाय ऊपर ही रह जाएगा, तो फिर इंजन रन नहीं कर पाएगी। तो दोनों ही फेज में, कंप्रेशन में और पावर में वाल्व बंद होना चाहिए। एग्जॉस्टिंग, जब पिस्टन जब नीचे आती है, नीचे पहुंचने को रहती है, तैसे ही जो है ऊपर का आउटलेट का वाल्व ओपन हो जाता है। जैसे ही वाल्व ओपन हुआ तो इस गैस फुरफुर कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकलेगा, तो पिस्टन को टेंडम ऊपर खींचती है। इस तरह से पिस्टन ऊपर नीचे होती रहती है। तो वाल्व का एक टाइमिंग पर खुलना बहुत ही जरूरी है, इसमें क्लियर हो गया? तो यहाँ देखिएगा वाल्व टाइमिंग क्या कहलाता है? इनलेट वाल्व का खुलना, इनलेट वाल्व का बंद हो जाना, इनलेट वाल्व का बंद हो जाना। देखिए इसमें जो है ये दोनों में से कोई नहीं होगा, तो आंसर होगा, देखिए क्या होगा? इनलेट और एग्जॉस्ट। इनलेट का मतलब आने वाला, एग्जॉस्ट का मतलब बाहर निकालने वाला। वाल्व को निश्चित समय पर खुलने की व्यवस्था करना, राइट। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इंजन में जुड़ा हुआ बात याद रखिएगा, 2 वाल्व होता है एक सिलेंडर पर, इनलेट का, आउटलेट का। आउटलेट को एग्जॉस्ट वाल्व भी कहते हैं। और 4 स्ट्रोक वाले इंजन में पहला होता है इनलेट, इनटेक मतलब हवा अंदर ले आना, कंप्रेसर मतलब हवा को दबाना, तीसरा हो गया पावर या फायरिंग मतलब हवा को दबा हुआ हवा पर फ्यूज देकर के आग लगाना, और चौथा स्टेज हो जाता है एग्जॉस्टिंग, आग लगने के बाद हवा को बाहर निकालना। तो इस प्रकार से हम लोग इंजन का, 4 स्ट्रोक इंजन का ये चरण क्लियर किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये जो फिगर दिया गया है ना, ये सारा देखिए आपको, अब जैसे वाल्व कैसे खुलेगा, तो देखिए क्रैंक शाफ्ट से इसका पावर ट्रांसफर होता है, क्रैंक शाफ्ट से ही पावर ट्रांसफर हो रहा है। जब क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो साथ साथ वाल्व का भी जो चैनल है ना ये भी घूमेगा। अब किसी में बेल्ट का प्रयोग होता है, किसी में चैन का प्रयोग होता है, किसी में पिनियन का प्रयोग होता है, जो कि हम लोग आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाल्व को एक एंगल पर, मतलब जब क्रैंक ऐसे गोल घूमता है तो कितना डिग्री एंगल पर किसको खुलना चाहिए? टीडीसी, देखो फुल फॉर्म दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा, टीडीसी, बीडीसी, एफआईएस, एफआईसी, आईवीओ, आईवीसी, ईवीओ, ईवीसी। ये जो शॉर्टकट वर्ड है इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में शॉर्टकट का प्रयोग खूब होता है। चलिए याद रखिएगा, जो वाल्व टाइमिंग में इनलेट वाल्व खुलता है वो खुलता है 219 डिग्री पर। कितना पर खुलता है बाबू? 219 डिग्री पर। आंसर डी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डायनेमो गाड़ी में कौन सा कार्य करता है? डायनेमो जो है गाड़ी में कौन सा काम करेगा? देखिए डायनेमो जो है ना एक प्रकार का जनित्र है, एक प्रकार का जनित्र है या जनरेटर है। इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना,
इसका काम है करंट उत्पन्न करना, समझ गए। तो करंट उत्पन्न गाड़ी में क्यों करेगा, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो डायनेमो गाड़ी में क्यों लगाते हैं, बैटरी को हमेशा चार्ज रखने के लिए। देखिए यह ओल्ड जमाने का डायनेमो है, जो पुराने गाड़ियां हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो वाला। अरे भाई उतना पुराना नहीं होगा, लेकिन एक उदाहरण करें, ये पुराने वाला जो है से हो गया डायनेमो। ये मॉडर्न युग का डायनेमो है। और ये देखो मिसाइल नहीं है, ये आपका सेल्फ है, सेल्फ स्टार्टर, जो चाबी लगा के हुई चालू करते हो ना, यही सेल्फ है, इसी के द्वारा गाड़ी चालू होता है। तो डायनेमो वाला क्वेश्चन में सेल्फ का जिक्र क्यों कर रहे हैं, समझाने के लिए कि गाड़ी में कहीं जाओ तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, एक लंबा ऊपर छोटा सा रोटर टाइप के, तो ये समझ लेना कि ये आपका डायनेमो नहीं बल्कि सेल्फ है। डायनेमो ये वाला है और ये वाला है। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि डायनेमो को पावर सप्लाई कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा डायनेमो को पावर सप्लाई मिलता है क्रैंक शाफ्ट से। कहाँ से मिलता है बेटा, क्रैंक शाफ्ट से मिलता है। किसके द्वारा, तो बेल्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बेल्ट के द्वारा। अभी तक बेल्ट का अगर टाइप आपसे पूछे कि किस टाइप का बेल्ट यूज होता है, तो भी टाइप याद रखिएगा। डायनेमो को पावर देने के लिए, डायनेमो को चलाने के लिए जो बेल्ट यूज होता है वह कैसा होता है, भी टाइप होता है। इसका क्लास समाप्त हुआ। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में।